फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को राफेल और मीटियोर मिसाइल कभी भी ना देने का वादा करने के बाद अभी ये सुनने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर अपनी F-16 और एमराम मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगाया गया है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड से अभी काफ़ी सारे खुफिया जानकारी पाकिस्तान की ISI के हाथ लग चुका है, जिसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक मैप, लोकेशन और डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए बातचीत करने के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के PM इमरान खान फिर से कश्मीर इशू को लेके भारत को ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया और इससे पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, और अंत में पहली बार भारत की तरफ से अपनी तेजस एयरक्राफ्ट को श्रीलंकन एयरफोर्स की सॉल्यूशन में भेजने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। वैसे आज हर जगह भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 में हुई डॉग फाइट को लेकर चर्चा किया जा रहा है और तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, जो कि हम काफ़ी पहले से ही जानते हैं। इसी दौरान हमको ये पता लगा कि अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ अगर फ्यूचर में कोई लड़ाई होती है तो हमें किस मामले में बेहतर बनने की ज़रूरत है। और तब से आज तक पिछले 2 साल के अंदर भारत की तरफ से अपने एयरफोर्स में कई बदलाव किए जा चुके हैं और अभी पासा एकदम पलट चुका है। अभी भारत के पास राफेल और मीटियोर मिसाइल मौजूद है, जिनका जवाब ना तो पाकिस्तान और ना ही चाइना के पास मौजूद है। लेकिन अगर कभी भी ये सिस्टम पाकिस्तान के पास चला जाता है तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। बीच में एक खबर सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की पायलट्स को कतर की राफेल में ट्रेनिंग दी गई थी। अब इस बात को लेकर सीधे भारत की तरफ से फ्रांस के साथ बातचीत किया गया था और 7 जनवरी को जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के एडवाइजर भारत के गस्त पर आए हुए थे तो उनके साथ बातचीत के दौरान भारत की तरफ से बताया गया था कि भारत को एश्योरेंस चाहिए कि राफेल और मीटियोर मिसाइल जैसा सिस्टम कभी भी पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए। बदले में फ्रांस की तरफ से भारत को एश्योरेंस दिया गया था कि दोहा में कभी भी पाकिस्तान के पायलट्स को राफेल में ट्रेनिंग नहीं दिया गया था और ना ही फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान को ऐसे सिस्टम मिलने वाली है। साथ ही फ्रांस की तरफ से भी पाकिस्तान की मिराज और अगोस्ता 90 क्लास की सबमरीन्स को भी फर्दर अपग्रेड करने के लिए मना किया गया था। दूसरी तरफ भारत की तरफ से US के साथ भी अभी बातचीत किया गया था कि पाकिस्तान गलत तरीके से अपने F-16 को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को आश्वासन दिया गया था कि फ्यूचर में कभी भी वो भारत के खिलाफ एमराम मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पाकिस्तान को दिए गए सभी एमराम मिसाइल में किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर चेंज किया गया जिसमें इनको कभी भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स के ऊपर फायर नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से और अभी एक सीरियस इशू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जहां पर पाकिस्तान की ISI की एजेंट्स की तरफ से इंडियन मिलिट्री ऑफिसर को हनी ट्रैप किया गया था और अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा एक किस्सा सामने आया था जहां पर इंडियन आर्मी के एक सोल्जर की तरफ से ISI के साथ कुछ डाटा शेयर करने की बात सामने आई थी। इस पर कुछ दिनों से छानबीन किया जा रहा था और अभी पता लगा कि इस दौरान काफी सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ISI के पास पहुंच चुकी है। इंडिया टुडे की तरफ से बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि इस दौरान सस्पेक्टेड सोल्जर ने ISI कई तरह के टेक्निकल डाटा को ट्रांसफर किया था, जिसमें कई सारे मैप थे, जिसमें डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक डाटा मौजूद थे, रेगुलर पेट्रोलिंग स्पेसिफिक डाटा मौजूद थे और फॉरवर्ड पोजीशन के बारे में जानकारी थी। इसके बारे में सबसे पहले 25 फरवरी को पता लगा था और ये पहली बार हुआ था जब हमारे तरफ से इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ था, क्योंकि सिर्फ हमारी रॉ या इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि आर्मी की खुद की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी मौजूद होती है, जो कि इस तरीके की लूप होल्स को और छुपे हुए जासूसों को पहले से ही पता लगा लेती है। ये सारा का सारा गड़बड़ी नॉर्दर्न कमांड में हुआ था और नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जी ने बताया कि 16 कॉर्प के हेडक्वार्टर में अभी इसको लेके छानबीन किया जा रहा है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई सारे ऑफिसर को कस्टडी में रख के पूछताछ किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके है। भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को एक LUT-3 हेलीकॉप्टर या हमारी चेतक हेलीकॉप्टर को गिफ्ट के तौर पर दिया गया और बदले में बांग्लादेश की तरफ से भारत को एक F-86 सेवर जेट को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है।
अब इन दोनों एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको 1971 में भारत और पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया था और 50 साल बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए भारत और बांग्लादेश की तरफ से एक दूसरे को तोहफे के तौर पर इनको रिस्टोर करके देने का फैसला किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को भी भारत और बांग्लादेश अपने अपने देश में म्यूजियम में लेके रखने वाले हैं। साथ ही इनको अभी ढाका में एक्सचेंज किया गया था। इस अवसर पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ढाका के गश्त पर गए हुए हैं और अभी भारत और बांग्लादेश दोनों की तरफ से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए कई सारे एक्टिविटी अरेंज किए गए हैं। इसमें बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने वाला है और साथ ही भारत किस चीज को सेलिब्रेट करने वाला है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सबको याद होगा कि 1 या 2 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच LOC में सीज फायरिंग के उल्लंघन को रोकने के लिए और डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए बातचीत किया गया था और आपस में जो भी मतभेद होगा उसको बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने के लिए बातचीत की गई थी। लेकिन इस बात को 2 दिन नहीं हुआ है और पाकिस्तान के PM इमरान खान फिर से भारत के खिलाफ बयानबाजी देना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कश्मीर इशू को लेकर भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारत को कश्मीर के लोगों की डिमांड का ध्यान रखना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको उनका हक देना चाहिए। इसके अलावा अभी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी अभिनंदन वर्धमान का एक वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसे वो अभी 27 फरवरी की डॉग फाइट की 2 साल पूरे होने के अवसर पर अपलोड कर रहे हैं। ये भी सिमिलर टाइप की वीडियो था जिससे पहले वीडियो अपलोड किए गए थे। तो इससे साफ होता है कि वंस ए सुअर ऑलवेज ए सुअर, मतलब आप कुछ भी कीजिए ये सुधरने वाले नहीं है। अगर इनको सच में भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना होता तो ऐसे हरकत कभी नहीं करते। वहीं पर भारत की तरफ से अभी बालाकोट की 2 साल पूरे होने के अवसर पर सिमुलेटेड एयर स्ट्राइक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जिसमें मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के द्वारा कंक्रीट बंकर्स के ऊपर बम गिरा के स्ट्राइक किया गया था और इसके एक वीडियो को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपलोड किया गया था और ट्वीट किया गया था, जिसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि बालाकोट के बाद जो सैटेलाइट इमेज दिखाए गए थे वो कितने सस्ते और पाकिस्तान की तरफ से इसको छुपाने के लिए जो पेड़ उखड़ने की बात की गई थी और कौवे मरने की बात की गई थी वो कितना सस्ता। मतलब आपको एक तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि जब स्पाइस 2000 हिट करता है तो उसके बाद जो टारगेट होता है वो कैसा दिखता है। यहाँ पर आपको कुछ होल्स दिख रहे होंगे जिनको आप आसानी के साथ सैटेलाइट इमेज के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगला अपडेट FATF और पाकिस्तान को लेके। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को अभी FATF के द्वारा फिर से जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी FATF के द्वारा दिए गए लगभग 27 पॉइंट के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में जाने की कुछ मेजर कारण की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण मनी लॉन्ड्रिंग है और पाकिस्तान के अलावा अभी 18 और देश है जिनको मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा एक और मेजर कारण आतंकवाद को या सुअरवाद को समर्थन करना है। मतलब दुनिया के टॉप रेटेड आतंकवादी या सुअरों को अगर कोई ढूंढने की कोशिश करेगा तो आपको आधा से ज्यादा पाकिस्तान में फ्रीली घूमते हुए मिल जाएंगे, जिनका नाम लेने से भी यूट्यूब वीडियो को डीमोनेटाइज कर सकता है या फिर हटा भी सकता है। और इनको पाकिस्तान में फ्रीली रहने की इजाजत देने के साथ साथ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। एक और मेजर कारण यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में फ्रांस के साथ पंगे लिए गए थे, जिस वजह से फ्रांस की तरफ से सीधे तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का विरोध किया गया था। ऐसे और भी कई कारण है और टोटल 27 पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान को वहां पे कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उनको पूरा नहीं कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान की PM इमरान खान अभी ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से FATF को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस वजह से इसे इंडिपेंडेंट डिसीजन देना चाहिए जिससे किसी तीसरे देश की इंडिविजुअल बेनिफिट जुड़ा हुआ नहीं चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि FATF अभी फ्रांस और भारत जैसे देशों का दबाव में आके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रही है और इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली काफी नुकसान हो रहा है। और रिसेंट ईयर की बात करें तो इसमें पाकिस्तान को लगभग $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की कमर्शियल विंग यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि अभी इसरो की तरफ से जो नेक्स्ट PSLV लॉन्च होने वाली है उसमें इसरो की तरफ से 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च को संडे को किया जाएगा और इसका जो मेन पेलोड रहने वाली है वो ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट होने वाली है। इसको अभी PSLV C51 की मदद से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये इसरो की कमर्शियल विंग के अंदर पहला फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है और इसे कल लगभग 10:24 के आसपास लॉन्च करने का प्लान किया गया है। अमेजोनिया 1 की बात करें तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाली जिसको ब्राजील की तरफ से डेवलप किया गया है। इसका वजन लगभग 637 kg के आसपास है और इसका रिजोल्यूशन 60 मीटर बाय 850 मीटर के आसपास रहने वाली है। इसके साथ बाकी जो 18 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे उनमें से 5 सैटेलाइट भारत के रहने वाले हैं और इसमें SDSat नाम का एक नैनो सैटेलाइट भी मौजूद रहने वाली है जो कि स्पेस वेदर
मैग्नेटोस्फीयर और रेडिएशन वगैरह रीड करने वाला है। इसको स्पेस किड्स इंडिया नाम की एक कंपनी की तरफ से बनाया गया है और इस सैटेलाइट में पीएम नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर और भगवत गीता को एनग्रेव किया गया है। इसको ऐड करने के पीछे स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से जो मेन नेम रखा गया था वो ये था कि पहले तो वो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर भगवत गीता को एनग्रेव करने की बात की जाए तो यहाँ पर इसको वसुदेव कुटुंबकम को दर्शाने के लिए वहां पर रखा गया है। दूसरे इंडियन सैटेलाइट की बात करें तो असल में 3 अलग अलग सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है जिसका नाम यूनिटी रखा गया है और इसको तमिलनाडु, कोयम्बतूर और नागपुर की 3 इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है और इसको रेडियो रिले सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 5वीं और आखिरी इंडियन सैटेलाइट की बात करें तो एक डिफेंस सैटेलाइट होने वाली जिसको डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमराट की तरफ से डेवलप किया गया और इसका नाम सिंधु नेत्र रखा गया है, जो कि सस्पिशियस शिप की मूवमेंट को ट्रैक करने में हमको मदद करने वाली है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की एक टीम भी वहां पे शामिल होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सूर्य किरण टीम, सारंग और एलसी तेजस एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयरफोर्स की सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं और 3 से 5 मार्च तक होने वाली श्रीलंकन एयर शो के दौरान ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसे अभी कोलंबो की गली फेस में कंडक्ट किया जाएगा और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम 2001 में जाके श्रीलंका की 50th एनिवर्सरी के अवसर वहां पे शामिल हुआ था और लगभग 20 साल बाद दोबारा श्रीलंका की 70th एनिवर्सरी के अवसर पर भारत इसमें शामिल होने वाला है। वहीं पर अगर तेजस की बात करें तो ये शायद पहली बार है जब तेजस किसी फॉरेन एयरफोर्स की सेलिब्रेशन में डिस्प्ले वगैरह करने वाला है। अब ये भारत और श्रीलंका की आपसी रिलेशन को बेहतर करने के साथ साथ अभी तेजस को श्रीलंका भेजने के पीछे एक और मेजर कारण ये भी हो सकता है कि श्रीलंका आगे चल के तेजस को खरीद सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले खबर सुनने को मिला था कि श्रीलंका अभी तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आगे चल के इसको अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पर एक प्रमोशन के तौर पर तेजस को भारत की तरफ से श्रीलंका भेजने की तैयारी की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।